हेलो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है पेल्विस विद बोथ हिप। आज के टॉपिक में हम पेल्विस के प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पेल्विस और बोथ हिप को किस तरह से इमेज किया जाता है, उसकी इमेजिंग किस तरह से होती है। देखिए, इससे पहले हम देखते हैं कि जो हिप जॉइंट होता है वो हिप जॉइंट क्या होता है, एक बॉल एंड सॉकेट प्रकार का जॉइंट होता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें जो फीमर है, फीमर का हेड है, जो स्मूथ हेड होता है, वो हेड हिप जॉइंट की एसिटाबुलम कैविटी में आके उसके अंदर जो आर्टिकुलेट होता है वहां पे आके वो लगता है। तो पेल्विस विद बोथ हिप प्रोजेक्शन क्या होता है, देखिए आप जैसे इमेज में देख पा रहे हो आप कि पेल्विस का हम इमेजिंग किस तरह से, बोथ हिप की इमेजिंग किस तरह से करेंगे। पेल्विस विद बोथ हिप जो रेडियोग्राफ होता है, यह है जो इमेजिंग के, जो हिप जॉइंट की इमेजिंग के फर्स्ट असेसमेंट के रूप में उपयोग में लिया जाता है। पेल्विस तथा बोथ हिप दोनों प्रोजेक्शन के लिए पोजीशन सेम होती है, पोजीशनिंग जो हम अप्लाई करते हैं वो सेम होती है, लेकिन सेंटरिंग पॉइंट का इसमें डिफरेंस होता है। दोनों में अलग अलग जगह पर सेंटरिंग पॉइंट की जाती है। इस प्रकार की एपी इमेज से दोनों हिप जॉइंट्स का कंपैरिजन आसान होता है और डिस्टल हिप में अगर कोई फ्रैक्चर हो तो वो भी आसानी से दिखाई दे जाता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि डिस्टल पेल्विस का कोई फ्रैक्चर मिस ना हो। हिप के सस्पेक्टेड फ्रैक्चर में जो अफेक्टेड लिम्ब होता है वो एक्सटर्नली रोटेट हो जाता है। इस अवस्था में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो फ्रैक्चर्ड लिम्ब है उसको हमें रोटेट नहीं करना चाहिए। उसकी बजाय जो दूसरे वाला लिम्ब है, अनअफेक्टेड लिम्ब है, उसको उसी डिग्री तक हमें रोटेट कर देना चाहिए, ताकि एक एक्यूरेट जो कंपैरिजन है दोनों हिप्स का वो कंपैरिजन हो सके। ओके, चलिए तो पेशेंट की पोजीशन भी हम देख लेते हैं, किस तरह से पेशेंट की पोजीशन होगी इस प्रोजेक्शन के लिए। तो पेशेंट पोजीशनिंग एंड इमेज रिसेप्टर किस तरह से हम इसको यूज में लेंगे। देखिए, इसके लिए जो 14-17 साइज की फिल्म है, वो फिल्म या जो कैसेट या इमेज रिसेप्टर है जो 14-17 साइज का, वो इमेज रिसेप्टर इसके लिए काम में लिया जाता है। और एक्सरे टेबल है, उस टेबल के अंदर इसको क्या करते हैं, बकी में हम इसको उपयोग करते हैं, या जो सीआर इमेज रिसेप्टर या कन्वेंशनल फिल्म इसकी लेंगे, तो इस इमेज रिसेप्टर को हम ट्रांसवर्सली हम इसके अंदर क्या होंगे, बकी के अंदर इसको लगाएंगे, इस चीज को लगाएंगे। और पेशेंट को इसके ऊपर हम सुपाइन लेटाते हैं। किस कंडीशन में लेटाते हैं, सुपाइन हम पेशेंट को लेटाते हैं और इस तरह से लेटाते हैं कि हमें पेशेंट रोटेट है कि नहीं है। इसके लिए हम दोनों एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है उनको हम क्या करते हैं, इमेज का जो टेबल टॉप है उससे इक्वी डिस्टेंट यानी एक समान दूरी के ऊपर रखते हैं। तो दोनों ASIS टेबल से इक्वी डिस्टेंट होंगे तो ये माना जाता है कि पेल्विस के अंदर कोई रोटेशन ना हो। इस कंडीशन के अंदर पेशेंट का जो मीडियन सेजाइटल प्लेन है, वो मीडियन सेजाइटल प्लेन इस जो इमेज रिसेप्टर है, इमेज रिसेप्टर या फिर टेबल टॉप माने इससे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। और जो पेशेंट की जो MSP, जो पेशेंट मान लो ये पेशेंट लेटा हुआ है, इस पेशेंट की जो मीडियन सेजाइटल लाइन है, ये टेबल की MSP या जो आपका इमेज रिसेप्टर है, इस इमेज रिसेप्टर की MSP या मीडियन सेजाइटल जो मिड लाइन है, इस मिड लाइन के कोइंसाइड या इसके संपाती होना चाहिए। इस अवस्था में पेशेंट का जो कोरोनल प्लेन है, कोरोनल प्लेन क्या होगा, जो पेशेंट का कोरोनल प्लेन है, ये कोरोनल प्लेन इमेज रिसेप्टर या टेबल टॉप के क्या होगा, पैरेलल होगा। टेबल टॉप के इमेज रिसेप्टर क्या होगा, कोरोनल प्लेन। जब MSP परपेंडिकुलर है इमेज रिसेप्टर के, तो कोरोनल प्लेन अपने आप ही क्या हो जाएगा, उसके पैरेलल हो जाएगा। और इस अवस्था में हम पेशेंट के दोनों फीट को थोड़ा सा एब्डक्ट कर देते हैं, दोनों फीट को क्या करते हैं, थोड़ा सा दूर कर देते हैं, एब्डक्ट कर देते हैं। और इस कंडीशन से हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम जो पेशेंट के जो लिम्स हैं उनको इंटरनली रोटेट कर देते हैं। और कितना रोटेट करते हैं, 15 से 20 डिग्री का इंटरनल रोटेशन दे देते हैं। इससे क्या होता है, पेशेंट के लिम्स को इंटरनल रोटेशन देने से क्या होता है, जो हिप जॉइंट में जो फीमोरल नेक है, फीमर की जो नेक है, वो एक्सरे टेबल या इमेज रिसेप्टर के और भी ज्यादा पैरेलल हो जाती है। वो क्या हो जाती है, और भी ज्यादा पैरेलल हो जाती है, जिससे क्या होगा, वो उसकी एकदम एक्यूरेट जो उसकी इमेज रिसेप्टर पर बनती है। तो उसको हम क्या करते हैं, 15 से 20 डिग्री का इंटरनल रोटेशन हम इनको दे देते हैं। इसके बाद में डायरेक्शन एंड सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम, डायरेक्शन एंड सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम। देखिए, मैंने आपको बताया था पेल्विस के लिए अगर आपको पेल्विस साथ में इंक्लूड करना है, पेल्विस विद बोथ हिप है, तो इसके लिए अलग मैंने बताया था सेंटरिंग पॉइंट होगा, इमेज रिसेप्टर का सेंटर हम कहाँ रखेंगे। और
अगर आपका आपको सिर्फ बोथ हिप का लेना है, यानी आपको प्रोक्सिमल फीमोरा 1/3 फीमर लेनी है, बोथ हिप प्रोजेक्शन कर रहे हो, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो सेंटरिंग है जो इमेज रिसेप्टर की और जो उसका एक्सरे बीम की डायरेक्शन, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। कैसे? अगर आप पेल्विस और जो प्रोक्सिमल फीमोरा है, अगर आप जो उनकी इमेजिंग के लिए आप कोलिमेटेड वर्टिकल बीम काम लेते हो, एक्सरे बीम क्या होते हैं, वर्टिकल कोलिमेटेड बीम काम लेती है। इमेज रिसेप्टर है, इमेज रिसेप्टर का सेंटर कहाँ करोगे? देखो जो मैं आपको एक बेसिक एक हल्का सा डायग्राम बना देता हूँ पेल्विस का। ये यहाँ पे फीमर का हेड लगेगा इस तरह से, ये तो देखिए यहाँ पे जो एंटीरियर सुपीरियर एलिक स्पाइन होगा, ASIS, और प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन होगी, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के अपर बॉर्डर और ASIS दोनों को मिलाने वाली लाइन, इनके मिड लाइन के बीच में इन दोनों ASIS को मिलाने वाली लाइन और प्यूबिक सिम्फाइसिस के लेवल के जस्ट मिड में क्या करते हो आप? इमेज रिसेप्टर का सेंटर करते हो। इमेज रिसेप्टर के सेंटर को कहाँ रखते हो आप? इस पॉइंट पर रखते हो। कहाँ पे? दोनों एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक सिम्फाइसिस को मिलाने, इसको ये लाइन जो मिला रही है, इसके इन दोनों के बीच में मिड लाइन पर आप इसका सेंटर करते हो। जबकि आपको बोथ हिप का प्रोजेक्शन लेना है, इस कंडीशन के अंदर आप इमेज रिसेप्टर को थोड़ा सा नीचे खिसका देते हो। कितना? आप क्या करते हो? इसका जो इसकी कैसेट का सेंटर कहाँ ले आते हो? प्यूबिक सिम्फाइसिस पे ले आते हो। एक बात और, पेल्विस विद बोथ हिप का प्रोजेक्शन ले रहे हो, मैंने आपको ये बताया, आपको सेंटर यहाँ पे कर रहे हैं। इस कंडीशन के अंदर हम ध्यान रखते हैं कि कैसेट का जो अपर बॉर्डर है वो इलियक क्रिस्ट से 5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। किस लिए? इलियक क्रिस्ट से क्या होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। जिससे क्या होगा? जिससे एक्सरे बीम की जो डाइवर्जिंग नेचर है, जो फैलने वाली नेचर होती है, उस कारण से क्या होगा? आपके इलियक क्रिस्ट भी इमेज में इंक्लूड हो जाएंगे। अगर आपके इलियक बोन में कोई फ्रैक्चर वगैरह है तो वो मिस नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं हम, जो एक्सरे जो कैसेट है, इस कैसेट या इमेज रिसेप्टर है, इसका जो अपर बॉर्डर है उसको हम अपर बॉर्डर क्या करते हैं? इलियक क्रिस्ट से 5 सेंटीमीटर ऊपर रखते हैं। और मैंने आपको बताया बोथ हिप की पोजीशन में क्या करते हैं? इमेज रिसेप्टर को थोड़ा नीचे खिसका देते हैं। इस तरह से खिसका देते हैं कि इमेज रिसेप्टर का सेंटर कहाँ आ जाए? प्यूबिस बोन के लेवल पर आ जाए। कहाँ पर आ जाए? प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन है, इसके लेवल पर आ जाता है। इसके बाद है इसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। इसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो अगर आप पेल्विस विद बोथ हिप की इमेज ले रहे हो तो दोनों इलियक क्रिस्ट इसमें शामिल होने चाहिए, और फीमर जो फीमर है, फीमर का लेसर ट्रंकेटर तक इमेज में आना चाहिए, ये भी इमेज में शामिल होना चाहिए। यहाँ तक की चीजें इमेज के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। और अगर आप बोथ हिप का ले रहे हो तो इसके अंदर जो दोनों हिप जॉइंट प्रोक्सिमल 1/3 जो फीमर है वो इसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, इमेज में वो हमें दिखाई देनी चाहिए। इसके अलावा इमेज में रोटेशन है कि नहीं, ये आप असेस करने के लिए हम पेल्विक जो बोन है, जो इलियम बोन है, इस इलियम बोन की जो क्या कर सकते हैं? इसकी सिमेट्री को, डायमेंशन को देख सकते हैं। अगर दोनों बोन की डायमेंशन इक्वल है, इसका मतलब इमेज में कोई रोटेशन नहीं है। अगर रोटेशन होगा तो इनकी डायमेंशन क्या होगी? सेम नहीं होगी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। एक चीज और, आपको जो फीमर नेक का फ्रैक्चर देखना है तो आपको कंफर्म करना है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो? आप सेंटर लाइन देखिए। सेंटर लाइन क्या होती है? जो फीमर होती है, फीमर की जो नेक है, इस नेक के जो लोअर बॉर्डर और आपका इसके साथ ही जो सुपीरियर प्यूबिक रेमी है, इसके इन्फीरियर बॉर्डर को मिला के एक लाइन खींचोगे तो आपको एक कर्व दिखाई देगा। ये कर्व दोनों साइड में क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। अगर ये कर्व दोनों साइड में एक जैसा है तो हम क्या देख सकते हैं? हम इसको सुनिश्चित कर सकते हैं कि इसके नेक में कोई फ्रैक्चर नहीं है। तो सेंटेंस लाइन है, ये सेंटर लाइन आप इमेज में देख सकते हो। सेंटर लाइन क्या होनी चाहिए? ये आइडेंटिफाई किए जाने योग्य होनी चाहिए, ये दिखाई होनी चाहिए। दोनों फीमर नेक, जो फीमर की नेक है, इसमें जो ट्रेबिकुली जो पैटर्न होता है, ट्रेबिकुली होती है, जैसे इस तरह की ट्रेबिकुली होती है, ये किसको बताती है? ये बताती है इसके अंदर ये ऑस्टियोपोरोसिस देखने के लिए कहता है। अगर ट्रेबिकुली सही से दिख रही है तो ऑस्टियोपोरोसिस कम होता है, और जैसे जैसे अगर ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो ये गायब होने लगती है। तो ट्रेबिकुलर पैटर्न है, ये इमेज के अंदर एकदम सही से दिखाई दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ और चीजें ध्यान देने होंगे। देखिए फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट क्लिनिक विजिट है, अगर पेशेंट पहली बार क्लिनिक में विजिट कर रहा है, उस समय अगर हम पेल्विस का एक्सरे करते हैं तो हमें गोनेडल प्रोटेक्शन के बारे में हम उसको ज़्यादा ध्यान नहीं करते हैं, क्योंकि हम गोनेडल प्रोटेक्शन यूज लेते हैं। उस कंडीशन हो सकता है कोई फ्रैक्चर या कोई जो
इंजरी उससे मिस हो सकती है। लेकिन फॉलो अप एग्जामिनेशन के अंदर आपको क्या करना होगा, जो गोनेडल प्रोटेक्शन है वो काम में लिया जाता है, गोनेडल शील्ड काम में ली जाती है। और ये सुनिश्चित करना होता है कि कोई फ्रैक्चर या कुछ इसके अंदर छुप ना जाए या इसके अंदर ऑब्स्क्योर ना हो जाए, जिससे क्या होगा, रिपीट एक्सपोजर या रिपीट एग्जामिनेशन की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, गोनेडल प्रोटेक्शन को केयरफुली हम यूज में लेते हैं।